आदाब। खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अमरीकी आबदोज ने बहरे हिंद में ईरानी जंगी जहाज गर्क कर दिया। 80 लाशें निकाल ली गई, 32 अफराद को बचा लिया गया, कई लापता। इसराइली हमलों में ईरान में मरने वालों की तादाद 1000 से तजावुज। अमेरिका ने ईरान को कार्य ज़र्ब लगाने का किया दावा। ईरान ने खलीज ममालिक को आज भी बनाया निशाना। तुर्किया ने भी कहा इसकी तरफ बढ़ने वाले एक ईरानी मिसाइल को कर दिया गया तबाह। सऊदी काबीना ने खित्ते में हालिया वाकयात और उनके इलाक़ाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम पर असरात का लिया जायजा। नीतीश कुमार छोड़ेंगे बिहार के वजीर आला का ओहदा। जेडीयू सरबराह राज्यसभा जाने की कर रहे हैं तैयारी। बिहार के वजीर आला और जेडीयू के सरबराह नीतीश कुमार, जिन्होंने 20 साल से ज्यादा अरसे तक रियासत पर हुकूमत की, राज्यसभा के लिए नामजद किए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक नीतीश के बेटे निशांत कुमार को 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा इंतखाबात के बाद नई काबीना में नायब वजीर आला के तौर पर शामिल किए जाने का इम्कान है। जराये ने बताया कि नीतीश 5 मार्च को राज्यसभा इंतखाबात के लिए अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने वाले हैं। एनडीए के तमाम मेंबरान असेंबली को जुमेरात को पटना पहुंचने को कहा गया है और फिर कहा जा रहा है कि बिहार में बीजेपी का वजीर आला बन सकता है। और इस खबर से तमाम तफसीलात हासिल करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे मुनाजिर आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनाजिर, क्या कुछ तफसीलात है कि बिहार में बीजेपी का वजीर आला बनने जा रहा है और ऐसे में नीतीश कुमार को राज्यसभा की सीट दे करके वजीर आला के पद से हटाया जाने वाला है, तो ऐसे में क्या कुछ एमागोया हो रही है? वहां क्या सियासत है बिहार की इस वक्त? अभी फागुन की खुमारी जो है पूरी तरह उतरा भी नहीं है कि बिहार की सियासत में केसरिया रंग की खुमारी के बादल छाने लगे हैं। पटना से लेकर पूरे प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें भी जोर पकड़ने लगी है। संभावना जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता जो बिहार का कमान संभाल सकता है। दूसरी ओर सियासी गलियारों में यह चर्चा भी तैर रही है कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हालांकि तमाम अटकलों पर अभी तक किसी भी दल की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब सवाल उठ रहा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी या फिर भाजपा के कोई वरिष्ठ नेता राज की बागडोर संभालेंगे? ऐसे में फिर एनडीए के तमाम मेंबरान असेंबली को क्यों तलब किया गया है? जुमेरात को पटना में क्यों तलब किया जा रहा है एनडीए के तमाम असेंबली? क्या लगाया जा रहा है कि क्या यह चर्चा भी है क्या नीतीश कुमार का रिटायरमेंट प्लान है, तैयारी हो रहा है? क्या बिहार को पूर्णकालीन भाजपाई मुख्यमंत्री मिल सकता है? और कई ऐसे चेहरा है भाजपाई के जिसपे सबकी नजर टिकी हुई है, क्या मुख्यमंत्री किनको बनाया जाएगा? तो हालांकि जो पार्टी की ओर से यह कमान समझ दिया गया है कि सभी जो दल के नेता है सभी की बैठक के लिए पटना बुलाया गया है और मुख्यमंत्री आवास के पास सियासी हलचल तेज हो गई है। लोगों की अटकलें उन पर टिकी हुई है। बहुत शुक्रिया मुनाजिर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाजरीन, ये थे बिहार से हमारे साथ मुनाजिर। और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब।
अमेरिका ने श्रीलंका के करीब समंदर में ईरानी बहरी जहाज को निशाना बनाने की तस्दीक कर दी है। पेंटागन की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी वज़ीर दिफा ने बताया कि ईरानी जहाज को तारपेड़ों के जरिए निशाना बनाया गया है, ताहम उन्होंने इस जहाज का नाम नहीं लिया। तो दूसरी जानिब श्रीलंका की वजारत दिफा के सेक्रेटरी ने बताया कि श्रीलंका के करीब डूबने वाले ईरानी जहाज पर सवार 80 अफराद की लाशें मिल गई हैं। यह वाकया बुध के रोज श्रीलंका के साहिली इलाके में पेश आया। जहाज की तरफ से इमरजेंसी पैगाम भेजे जाने के बाद श्रीलंकाई बहरिया ने बड़े पैमाने पर तलाशी व बचाव मुहिम शुरू की है। बहरिया ने तस्दीक की है कि कई लोग इस हमले में जख्मी हुए हैं और बड़ी तादाद में लोग लापता भी हैं। श्रीलंका की बहरिया के तर्जुमान ने इससे कबल कहा था कि जहाज की दस्तावेजात के मुताबिक 180 अफराद इस पर सवार थे, जिनमें से 32 अफराद को बचा लिया गया। The Iranian Navy rests at the bottom of the Persian Gulf. Combat ineffective, decimated, destroyed, defeated, pick your adjective. In fact, last night, we sunk their prize ship, the Soleimani. Looks like POTUS got him twice. Their Navy not a factor. Pick your adjective, it is no more. In fact, yesterday, in the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. Also, yesterday, the leader of the unit who attempted to assassinate President Trump has been hunted down and killed. Iran tried to kill President Trump, and President Trump got. अमेरिकी वज़ीर दिफा पेट हेगेस्ट का कहना है कि अमेरिका और इस्राएली इंटेलिजेंस और जंगी ताकत जल्द ही ईरान को कंट्रोल कर लेगी। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने दावा किया है कि ईरानी फिजाई हुदूद और आबी गुजरगाहों को कंट्रोल में कर लिया गया। इन्होंने यह भी कहा है कि अमेरिका ने 90% अमेरिकी फौजियों को ईरानी हमलों की हुदूद से बाहर मुंतकिल कर दिया है। A mission accomplished situation. This is simply a reality check. The combination of U.S. and Israeli intelligence and combat power will control Iran, and will control it soon. Sure, Iran will still be able to shoot some missiles, and still be able to launch one-way attack drones at civilian targets, and their proxies will attempt to attack our embassies, bases, and soft targets. They are terrorists, after all, and they need to target civilians because they can't fight toe-to-toe. But we will find them, and we will kill them. तुर्किया का कहना है कि नेटो के दिफाई इदारों ने ईरान से दागा गया एक बैलिस्टिक मिसाइल तुर्क फिजाई हुदूद में दाखिल होने से पहले ही नाकारा बना दिया। एक बयान में तुर्किया की वजारत दिफा ने कहा है कि मार गिराया गया मिसाइल बहरे रूम के करीब तुर्किया के डॉटियोल जिले पर गिरा, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बयान में मजीद कहा गया कि तुर्किया अपने इलाके और शहरियों की सलामती को यकीनी बनाने की सलाहियत रखता है और इससे कतई नज़र के खतरा किससे या कहां से आया है। अमेरिका और इस्राएली हमले में हलाक होने वाले ईरान में रहबरे आला आयतुल्लाह अली खामनई की नमाज जनाजा आज रात अदा की जाने वाली थी। ताहम अब ऐसी इतलात मिल रही है कि नमाज जनाजा को मुअख्खर किया जा रहा है। ईरान की तस्नीम खबरसां एजेंसी के मुताबिक तेहरान में ईरान के मरहूम रहनुमा खामनई की आखिरी रस्मात की तकरीब को मुलतवी कर दिया गया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक 3 दिन तक जारी रहने वाली तकरीबात के बाद खामनई की तदफीन की जाएगी। मशहद में उन्हें दफन किया जाएगा। मशहद वही जगह है जहां अली खामनई की पैदाइश हुई थी। जंग के 5वें दिन बुध के रोज इसराइल, अमेरिका और ईरान के बीच फिजाई हमलों का तबादला हुआ। तेहरान के वस्त में वाक़ आज़ादी स्क्वायर और दारुल हुकूमत के मशरिकी व मगरबी हिस्सों में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरान की नीम सरकारी खबरसां एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान में अमरीकी इसराइली हमलों में हलाकतों की तादाद 1045 हो गई है। इसराइली फौज ने बताया कि इसने मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म और फिजाई दिफाई निज़ाम को भी निशाना बनाया है। इसराइली फौज ने यह भी बताया कि इसने ईरानी फौज के M17 तैयारी को भी तबाह कर दिया। उधर ईरानी पासदारान इनकलाब ने ऐलान किया कि 10 से जायद तेल बरदार जहाज ने वार्निंग पर अमल नहीं किया और इसके बाद उन बहरी जहाजों को निशाना बनाया गया।
कुवैत की वजारत सेहत ने बुध को कहा है कि खलीज में ईरानी हमलों की लहरों के बाद एक 11 साला बच्ची बारूदी टुकड़ों की जद में आकर हलाक हो गई है। अमरीकी और इसराइली हमलों के खिलाफ तेहरान के रद्दअमल का ज्यादा असर खलीजी ममालिक को बर्दाश्त करना पड़ा, जिसके नतीजे में खित्ते में कम से कम 9 अफराद हलाक हो गए। कुवैत में कम से कम 4 अमरीकी फौजी भी हलाक हो चुके हैं और वहां अमरीकी सिफारत खाने को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया गया, जबकि हालिया दिनों में इसका तवानाई का बुनियादी ढांचा भी मुतासिर हुआ है। सऊदी काबीना ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सदारत में खित्ते में हालिया वाक़यात और उनके इलाकाई व आलमी अमन इस्तेहकाम पर असरात का जायजा लिया। काबीना ने यकीन दहानी कराई कि सऊदी अरब अपनी हिफाजत और सरजमीन शहरियों और मुकीम अफराद की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। काबीना ने सऊदी अरब के मौक़िफ़ को दोहराया और इस बात पर जोर दिया कि वो उन भाईयाना ममालिक के साथ मुकम्मल एकजहती में खड़ा है जिनकी ज़मीनें ईरानी जारहियत का निशाना बनी है। उनकी हर मुमकिन मदद करेगा ताकि वो अपनी सिक्योरिटी और खित्ते के अमन इस्तेहकाम को बरकरार रख सकें। काबीना ने पिछले चंद दिनों में खित्ते में होने वाली पेशरफ्त और उसके संगीन असरात के हवाले से होने वाली बातचीत और मुशावरत का जायजा भी लिया। अमरीकी फौज का कहना है कि इसने इसराइल के साथ मुश्तरका बमबारी मुहिम के आगाज के बाद से ईरान में 2000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया है, जबकि ईरान की जानिब से इसी दौरानिये में 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और 2000 से ज्यादा ड्रोन दागे गए हैं। पेश इस सिलसिले में ये रिपोर्ट। अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ शदीद फ़ज़ाई ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबरा एडमिरल ब्रेट कूपर ने एक वीडियो बयान में कहा कि ईरान के खिलाफ हालिया कार्रवाई के इब्तदाई 24 घंटों के दौरान किए गए हमले सन 2003 में इराक जंग के आगाज़ पर किए गए हमलों से तकरीबन 2 गुना हैं। उन्होंने बताया कि ईरान के खिलाफ जारी मिशन में 50,000 से ज़ायद फौजी, 2,000 लड़ाका तैयारे, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और बमबार तैयारे हिस्सा ले रहे हैं। उनके मुताबिक यह मशरिक़ वस्ता में गुज़िश्ता कई दहाइयों के दौरान अमेरिका की सबसे बड़ी फौजी कार्रवाई है। Today, I'd like to give you an operational update on where we are and provide you with some key facts. By order of the President of the United States and the Secretary of War, our military in the Middle East is undertaking an unprecedented operation to eliminate Iran's ability to threaten Americans as they've been doing for nearly half a century. Having spent more than 36 years in the military, I could not be prouder of America's sons and daughters in uniform who are answering the call. More than 50,000 troops, 200 fighters, 2 aircraft carriers, and bombers from the United States are participating in this operation, and more capability is on the way. These forces bring a massive amount of firepower, representing the largest buildup by the U.S. in the Middle East in a generation. एडमिरल कोपर ने मजीद कहा कि अमेरिकी अफवाज ने ईरान के 17 बहरी जहाज तबाह कर दिए हैं, जिसके बाद ईरानी बहरिया मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। अब उनके बकौल अमेरिका की तवज्जो उन तमाम चीज़ों को निशाना बनाने पर है जो अमेरिका पर हमला कर सकती है। अमेरिका और इसराइल का कहना है कि उन्होंने गुज़िश्ता 4 दिनों में ईरान के फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम, सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स और ड्रोन्स को तबाह किया है। इसी दौरान अमेरिका ने कुवैत में हलाक होने वाले अपने 4 फौजियों की तफसीलात भी जाहिर की हैं। कुवैत के पोर्ट शोएबा में कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इब्तदाई तौर पर कहा था कि इस हमले में 3 फौजी हलाक हुए थे, लेकिन हुक्काम ने भी बाद में तस्दीक कर दी कि मरने वालों की तादाद 2 गुनी हो गई है। अमेरिका ने अब तक अपने 6 फौजियों के मारे जाने की खबर की तस्दीक की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर मुज़ाकरात की मेज़ पर बमबारी का इल्ज़ाम आयद किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जब पेचीदा जौहरी मुज़ाकरात को रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन समझा जाए और जब झूठ के बादल छाए हों तो गैर हकीकी तवक्कुआत कभी पूरी नहीं हो सकती। अब्बास अराग़ची ने कहा है कि यही वजह है कि मुज़ाकरात की मेज़ पर बमबारी कर दी गई है। इन्होंने मज़ीद कहा कि ट्रंप ने सिफारतकारी और उन अमरीकियों को धोखा दिया जिन्होंने उन्हें मुंतखब किया था।
स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सैंचेज ने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान पर बमबारी की मुखालिफत पर स्पेन और अमेरिका के दरमियान तिजारत मुनक़ता करने की धमकियों का जवाब दिया है। एक टेलीविजन खिताब में सैंचेज ने कहा है कि हुकूमत के मौक़िफ़ का खुलासा जंग नहीं है कि अल्फाज से किया जा सकता है। इन्होंने इराक़ पर 2003 के हमले का हवाला देते हुए माजी की गलतियों को न दोहराने का मुतालबा किया, जो उनके बकौल अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके थे, जिससे अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा हुआ और बहुत से लोगों की जिंदगी बदतर हो गई। सांचेज का कहना है कि ईरान पर हमलों से लाखों आम लोगों पर इसी तरह का मुआशी असर पड़ सकता है और हुकूमत इसका मुकाबला करने के लिए इक़दामात पर गौर कर रही है। वाज़ेह है कि ट्रंप ने स्पेन के साथ तमाम ताल्लुकात मुनक़ता करने का वादा किया और सांचेज की जानिब से अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए अपने फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से इनकार के बाद मुल्क को खौफनाक करार दिया। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने ईरान तनाज़े को बैनुल-अक़वामी निज़ाम की नाकामी की एक और मिसाल करार दिया। इन्होंने कहा है कि अमेरिका इसराइल ने कनाडा समेत इत्तेहादियों से मशवरा नहीं किया है। इन्होंने कहा है कि कनाडा अमेरिका और इसराइल समेत तमाम फरीकों से बैनुल-अक़वामी उसूलों का एहतराम करने की दरख्वास्त करता है। Canada reaffirms that international law binds all belligerents. We condemn the strikes carried out by Iran on civilians and civilian infrastructure across the Middle East. And we implore all parties, including the United States and Israel, to respect the rules of international engagement. Canada calls for a rapid de-escalation of hostilities and is prepared to assist in achieving this goal. Resolution of this crisis will require commitment to a broader political solution. And diplomatic engagement is essential to avoid a wider and deeper conflict. Innocent civilians must be protected, and all parties must commit to finding enduring agreements to end both nuclear proliferation and terrorist extremism. Canada will pursue this approach with like-minded countries and अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल के रोज कहा कि अमरीका इसराइल मुहिम खत्म होने के बाद ईरानी हुकूमत के अंदर से कोई शख्स इख्तिदार संभालने का बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। ओवल ऑफिस में एक तबादले में ट्रंप ने कहा कि रजा पहलवी ईरान के माजूल शाह के जिलावतन बेटे कोई ऐसे शख्स नहीं है जिसे उनकी इंतजामिया ने संभालने के लिए गहराई से गौर किया हो। I guess he has some people like him, and we haven't been thinking about too much about that. It would seem to me that somebody from within maybe would be more appropriate. I've said that. He looks like a very nice person, but it would seem to me that somebody that's there, that's currently popular, if there's such a person. But we have people like that. We have people that were more moderate. You know, these were radical lunatics, and you know what they get? They get. अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है कि हम अपने मकासद के हुसूल के लिए मुकर्ररा वक्त पर या उससे आगे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान को कार्य ज़र्ब लगाई जा रही है। This weekend presented a unique opportunity to take joint action against this threat. And I've just outlined, we wanted this to have maximum success. We want this operation to be successful at achieving its objectives. I'll repeat the objectives. The president laid them out yesterday. Iran cannot have a nuclear weapon. It cannot have, and therefore it cannot have the things it was hiding behind to have a nuclear weapons program. What are those things? Number one, we are going to destroy their missiles and their missile launchers. We are going to destroy their capability to make these missiles and these launchers. And we are going to destroy their Navy. Those are the objectives. And this weekend, acting at this time, gave अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन के एक पैनल ने कहा है कि वो ईरान में अमेरिका और इसराइल के हमलों में बच्चों की हलाकतों से सख्त परेशान है। ईरान के जनूबी शहर मिनाब में लड़कियों के एक स्कूल पर अमेरिकी इसराइली हमले में कम से कम 165 अफराद हलाक हुए, जिनमें बेशतर तालिबात थी। अक़वाम मुत्तहिदा की कमेटी बराए हुकूक़ अतफ़ाल ने एक बयान में कहा कि कमेटी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बशमूल स्कूल्स और अस्पतालों पर हमलों की रिपोर्ट से परेशान है, जिसमें बच्चों को जख्मी और सदमे का सामना करना पड़ा है और बहुत से नौजवान जाने ले चुके हैं। कमेटी ने कहा कि बच्चों को जंग से महफूज रखा जाना चाहिए। The fear, the panic, the anxiety experienced by millions of people in the Middle East and beyond is palpable and was entirely avoidable. The situation is worsening and widening by the hour, playing out our worst fears. The High Commissioner implores all parties to come to their senses and to end this violence.
He calls for states to uphold and defend the UN Charter, international human rights law, and humanitarian law. What is clear is that this attack that hit the girls' school was absolutely devastating. I mean, children, little girls, in the middle of the school day, at the beginning of the school day, being killed in this manner, backpacks with, blood stains on them. This is absolutely horrific. And I think if there's any image that captures the essence of the destruction, despair, and senselessness and cruelty of this conflict, those are the images. International humanitarian law spells out that any attack must comply with the principles of distinction, proportionality, and precaution to protect civilians. If attacks are found to be directed against civilians or civilian objects or indiscriminate attacks, they are serious violations of international humanitarian law. तमिलनाडु में तुलबा में मुफ्त लैपटॉप तकसीम करने का अमल जारी है। चेन्नई में बुध के रोज सीएम स्टालिन ने स्कीम के तहत लैपटॉप तकसीम किए। तमिलनाडु के वजीर आला गंडी में मुजव्वजा इको पार्क मंसूबे के पहले मरहले का संग बुनियाद रखा, जिसकी लागत तकरीबन 37.85 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह पार्क तकरीबन 118 एकड़ अराजी पर कायम किया जाएगा और इसका मकसद शहर में सब्जा बढ़ाना है। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।